हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए आपके कुछ न्यू टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, उनसे संबंधित सवाल और कहीं और अब आपका जो अभी दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट के टॉपिक हैं जो कि आपके व्यवहारिक जीवन में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ICT में, हायर एजुकेशन या आपके एनवायरनमेंट वगैरह में ऐसी रिसेंटली चीज़ें पूछी जाती हैं जो अभी नई इन्वेंट हुई हैं, है ना, या अभी क्या चल रहा है और आपका एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें नई आई हैं, EVS में क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पूछे जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ तो यहाँ पे पूछे जा चुके हैं जो फरवरी 2023 में परीक्षा हुई है और दिसंबर 2022 में, तो वो वहाँ पे पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 आपकी एजुकेशन की तैयारी यहाँ होती है, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 के लिए भी तैयारी हो रही है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाता है। तो वीडियो सारी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अभी आपको यहाँ 0 से मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग कवर होने को आ गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग रिसर्च को पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर इंडियन लॉजिक वगैरह भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी यूनिट आपको कवर कराऊंगी और तो आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर किया करिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं 2023 में 2 बार हो चुकी हैं, फरवरी में और अभी आपका जून में, जो कि रिजल्ट आने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए चैटबॉट के बारे में कह रहा है, यहाँ स्टेटमेंट के सवाल में है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें कह रहा है कि चैटबॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस, है ना। और दूसरा है अमेजॉन्स एलेक्सा एंड एप्पल सीरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है, अब बिल्कुल ईजी सवाल है, आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपका ये गलत नहीं हो सकता। और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, जो नई स्कीम्स होती हैं, नया कुछ भी टेक्नोलॉजी में कुछ लॉन्च हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। एजुकेशन की फील्ड में अगर कुछ नया आ रहा है, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कुछ ऐसी चलाई जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ कवर होती हैं। अब इसमें देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, मतलब ये मशीन लर्निंग पे आधारित होगी, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये आंसर सही होगा। अब मैं इसके पहले आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा चैट जीपीटी और चैटबॉट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अमेजन्स का एलेक्सा और एप्पल्स का सीरी। एलेक्सा क्या है, असिस्टेंट की तरह काम करता है ना, आप उसको कमांड दोगे तो वो उसी तरह से काम करता है। तो ये अमेजन्स का है, ये भी बिल्कुल सही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उदाहरण है ना। तो इस तरह से ये वॉइस असिस्टेंट है ना। ये क्या है, कन्वर्सेशनल AI मशीन लर्निंग का यहाँ पर यूज़ किया जाता है मानव बुद्धि की नकल करने के लिए, है ना। तो एक तरह से ये क्या हुआ, चैटबॉट क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, मतलब सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि एक रोबोट की तरह, जो कि ह्यूमन कन्वर्सेशन को अनुकरण करता है, मतलब जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो वैसा ही करता है। तो इस तरह से सीरी, एलेक्सा, ये सब क्या है, वॉइस असिस्टेंट है, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्सेशनल AI मशीन लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्सेशनल AI का यहाँ पर ये एग्जाम्पल है और ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ये चैट जीपीटी क्या होता है। चैट जीपीटी अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है ना। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉलो अप क्वेश्चंस, है ना, और अपनी मिस्टेक को एडमिट करता है, इनकरेक्ट जो प्रेमिसेस हैं उनको चैलेंज करता है। तो इस तरह से इंग्लिश वाले देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, गलत परिसर को चुनौती दे सकता है, अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है ना। तो इस तरह से ये बात करता है किस पे, LLM, है ना। यहाँ पे देखिए, ये LM लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पे यहाँ पर 3.5 सीरीज पे यहाँ पे काम करता है। तो ये इस तरह से कंपनी के लर्निंग लैंग्वेज मॉडल की GPT 3.5 से सीरीज पे आधारित होता है। GPT का मतलब क्या है, चैट GPT सब लोग बोलते तो हैं, चैट मतलब वही बात करना, है ना, बातचीत करना, जैसे आप लोग चैटिंग करते हो। तो चैट GPT का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3, और ये एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव जैसा पाठ तैयार करने के लिए एक टीचिंग मतलब शिक्षण तकनीकी पर निर्भर करता है ना। मॉडल को भविष्यवाणी करने के लिए यहाँ पर ट्रेन किया गया है कि आगे क्या होगा, और चैट जीपीटी के साथ मतलब बातचीत की जा सकती है तकनीकी रूप से, है ना। तो RLHF इसका फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर। द चैटबॉट वाज आल्सो ट्रेन यूजिंग, कौन कौन सा, यहाँ पर देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, यहाँ पे RLHF इसका यूज़ करके यहाँ पे इसको ट्रेंड किया गया है।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। हिंदी में मैंने आपको इसलिए ज़रूरी नहीं समझा, हिंदी में याद करना मुश्किल होगा, तो आप इसको फुल फॉर्म ऐसे याद रखिए, है ना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। चैटबॉट के बारे में देख लेते हैं। चैटबॉट जिसे पैटबॉट्स भी कहते हैं, मैसेजिंग ऐप्स में उपयोग की जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है चैटबॉट, ठीक है। ये टूल ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाने में मदद करता है। इसका भी इंग्लिश यहाँ पर ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, एक ऑटोमेशन प्रोग्राम है जो ग्राहकों के साथ इंसान की तरह बातचीत करते हैं। मतलब वही मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्या है, ये मतलब मानव बुद्धि की नकल करने के लिए, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, वॉइस असिस्टेंट का काम करते हैं, कन्वर्सेशनल एआई, है ना। तो इस तरह ये इसमें क्या होता है कि जुड़ने में बहुत कम या कुछ भी खर्च नहीं होता है। मतलब उदाहरण के लिए फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चैटबॉट, ठीक। तो इस तरह से एलेक्सा के वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में चैटबॉट दो तरीके से काम करते हैं, या तो मशीन लर्निंग के माध्यम से या निर्धारित दिशा निर्देशों के साथ, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका चैटबॉट के बारे में, है ना। तो ये हो गया आपका चैटबॉट। थोड़ा सा और देख लीजिए, भारत में लेक्सी नाम का चैट जीपीटी संचालन चैटबॉट लॉन्च हो गया है। चैट जीपीटी क्या संचालित भारतीय चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में आपके ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी है, तो वेलोसिटी, है ना। इसे चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण माना गया, इंडियन वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। ये चैटबॉट ई कॉमर्स संस्थापकों, मतलब ये यहाँ पर जो भी आपके ई कॉमर्स फाउंडर्स हैं उनके लिए सरल तरीके से व्यवसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। कौन सा, लेक्सी। भारत का पहला एआई आधारित चैटबॉट है। और किसने, तो फिनटेक वर्म वेलोसिटी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये थोड़ा इसका ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किसने इसको लॉन्च किया है, किस कंपनी ने किया है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा है, लेक्सी, है ना। ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, लेक्सी, क्योंकि अब क्वेश्चन आपके कहीं पर भी बन जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। यहाँ पर देखिए विंड एनर्जी के बारे में, है ना। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा के बारे में, है ना। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, जो नेचुरल है ना, जो कभी ना खत्म होने वाले सोर्स हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, विंड है, टाइडल है, वाटर, बायोमास, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये करंट की न्यूज़ है, और क्योंकि आपके आइस से बनता है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब दिसंबर में भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो भी अभी के ही करंट से संबंधित आएंगे, है ना। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 जून 2023 को नई दिल्ली में यहाँ पर ये मना था आपका ग्लोबल विंड डे, है ना। ये आपका यहाँ पर मनाया गया था 15 जून 2023 को ग्लोबल विंड डे। तो यहाँ पर अब पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में कितने स्थान पे, चौथे स्थान पर पहुँच गया है ना। और 3 राज्य 2022 और 23 में कौन कौन से भारत के 3 राज्यों ने विशेष योगदान दिया, तो राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक। ये नाम भी कई बार पूछ लेता है, या आपको सीक्वेंस लगाने को भी आता है। कई बार आपका एनर्जी लेवल के आधार पे कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो करंट का भी मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ, है ना। अब देखिए इस जो फेस्टिवल था, इसकी थीम क्या थी, तो पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। ये इसकी थीम थी, ठीक। थोड़ा थोड़ा एक बार भी देखे रहेंगे ना, तो कभी आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ के जो सचिव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भूपेंद्र सिंह भल्ला ने मुख्य भाषण के दौरान जोर देते कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के लक्ष्य को पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या है, प्रतिबद्ध है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, पूछा भी गया है। तो अभी 2030 तक तो ये चलता रहेगा, है ना, कि इसका जो है लक्ष्य कितना है, तो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी यहाँ पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसको एज इट इज़ बिल्कुल आपको याद रखना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, पवन ऊर्जा के इस पर यहाँ पर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसके उत्पादन से एयर पोल्यूशन और आपका एसिडिक रेन या खानों के जो यहाँ से वो निकली गैसेस वगैरह निकलती हैं, उससे यहाँ पर समस्याएं नहीं होती हैं, है ना। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऐसी जो है हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ तकनीकी विकल्पों में पवन ऊर्जा भी है। यहाँ पर कोई ऐसा गैसीय प्रदूषक कोई भी ऐसे पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को खराब करें और ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाएं। तो इसलिए इसकी एनर्जी पे जोर दिया जाता है, इसका जो है टारगेट रखा गया है ना।
तो यही सारी चीज़ें हैं और यही सवाल आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर जो भी लगाए जाते हैं मतलब संयंत्र, मतलब जो भी मशीनरी यहाँ यूज़ की जाती है वो महंगे होते हैं और वहीं पे लगाए जाएंगे जहाँ पर कि क्या होगा कि आवश्यकता अनुसार वायु उपलब्ध हो, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि अब वायु की गति तो हर समय एक समान नहीं होती है, तो बिजली उत्पादन की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना पूरा एनवायरनमेंट का, तब आपको पूरी चीज़ें यहाँ कवर कराएंगे। क्योंकि जिससे आपका क्या है, क्योंकि जो अब एनटीए सवाल पूछता है ना, सीधे सीधे नहीं पूछता है, वो आपकी बौद्धिक क्षमता को, कॉग्निटिव पावर को यहाँ पे जो है मतलब मेज़र करना चाहता है, एक तरीके से कह सकते हैं। वो आपको जज करता है कि आप किस लेवल तक सोच सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर एनेबलिंग टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट दैट हैव पेव्ड द वे फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में पता है आपको। अब ये कॉमर्स से आपसे सवाल पूछा गया है, ये भी आपका दिसंबर 2022 वाले सवाल में आया था। तो ई कॉमर्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए, मतलब बिक्री को पूरा करने के लिए धन और डेटा का यहाँ पे ट्रांसफ़र, हस्तांतरण करना है। इसे ही को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स आपको कह रहा है ना यहाँ पर, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या आपका इंटरनेट कॉमर्स भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स जो है ग्राहक को ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट या सोशल चैनल के माध्यम से ऑर्डर देने की परमिशन देता है। ई कॉमर्स के माध्यम से आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, और इस ऑर्डर का विवरण एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि बैंक वगैरह पे वहाँ पर उसका सारा डेटा रखा जाता है और फिर बाकी काम भी यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना आपका, अब इसमें जो है आपके यहाँ पर देखिए ये होगा BC। और आपका देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि CADB, है ना। तो देखिए यहाँ पर C ARPA द्वारा इंटरनेट का विकास। अब ARPA क्या है, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना। तो इसमें देखिए ये है आपका, ये वाला ऑप्शन है। तो पहला C होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इसका विकास किया गया है ना। पहले नंबर पे ARPA, ये क्या थी, एक एडवांस जो ARPANET क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। और यहाँ पर ये इसलिए किया गया था कि विभिन्न शहरी जो भी एरियाज़ हैं उनके बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका पता होना चाहिए। इसका भी कई बार नाम पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या होती है। अब उसके बाद दूसरा आता है आपका PC, इन्वेंशन एंड मास प्रोडक्शन ऑफ PC का आविष्कार, है ना। तो यहाँ पर ये दूसरा हो गया। ये आपको अपने नॉलेज से करना है कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स मतलब कि वही बिजनेस वगैरह के लिए जो यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दूसरा हो गया। पहले ARPA का विकास हुआ, फिर आपने PC का किया। अब उसके बाद आता है फिर क्रिएशन एंड रिलीज ऑफ WWW, है ना। WWW की रचना और इसे जारी किया जाना, ये हो गया। और उसके बाद आता है आपका, फिर क्या आएगा, तो ये आपका एक प्रोसेस की तरह होता है। उसके बाद आएगा आपका इनक्रिप्शन, है ना, कोडीकरण, और इसके बाद आपका ये होगा, ये चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। मतलब ये बात का होता है कि मतलब पहले आपने फिर ये WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर बना ली, उसके बाद फिर आपने इसके कोडिंग डिकोडिंग पर ध्यान दिया। तो ये सारे आपको क्या है, अब अपनी समझ के अनुसार लगाने हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। ई कॉमर्स जो होता है ना, ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, कई बार ये भी पूछा गया है। तो इसमें देखिए मैं आपको ओरली बता देती हूँ, है ना। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, B2C, है ना। तो जैसे अगर हमने ऐसे लिखा B2C, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस स्लाइड में नहीं ऐड है। तो यहाँ पर देखिए B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक, ये हो जाता है B2C, ऐसे अगर लिखा है। उसके बाद ये भी एक आध जगह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये ऐड करके बताया। B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, यहाँ बिजनेस और कंज्यूमर वाला ही यूज़ है। C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। और C2B क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस है। और B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके, ये आपको पता होने चाहिए, इनको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इसीलिए वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि जैसे जैसे मुझे चीज़ें आ जाती हैं याद में ना, वो पूरी एक साथ में बता देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो, है ना।
जैसे जैसे चीज़ें होती हैं तो लिंक करके आपको वो चीज़ें बता दी जाती हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, वैसे मैं आपको इसको दे दूँगी अलग नोट्स में, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आप देखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जिनका उपयोग कंपनी लक्ष्य समूह तक आवश्यक मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए की जाती है ना। तो ये मार्केटिंग के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है ना। मतलब कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं किस फील्ड में, मार्केटिंग के लिए। ठीक, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में यहाँ पर देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कह रहा है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसके बारे में देखिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज क्या, मार्कोम, है ना, मार्कोम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, संदेश और मीडिया है जिसका उपयोग विपणन मतलब मार्केटर्स टू कम्युनिकेट विथ टारगेट मार्केट्स, है ना, जो भी टारगेट मार्केट्स हैं उनके साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, है ना। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि तो मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर हम ना भी करें तो क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल कैसे हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के, ब्रांड मतलब इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, कि ब्रांड की अवेयरनेस के बारे में जानकारी बढ़ाना, मार्केट शेयर, इंक्रीज मार्केट शेयर, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, है ना, इसीलिए तो आप यहाँ सब ये मार्केटिंग करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। इंट्रोड्यूस द कंपनी टू न्यू लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स, अपना आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसको अलग अलग जगह उसको क्या है, उसका प्रचार प्रसार करना, है ना। इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट्स, अटैक न्यू कस्टमर्स, मतलब न्यू कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करना, रिटेन जो है करेंट कस्टमर्स, जो अब पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी बनाए रखना, ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें की जाती है। मतलब ओवरऑल क्या है, इंक्रीज सेल्स, है ना, कंपनी की जो भी सेल्स है उसको बढ़ाना। तो ये कुछ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आता है। तो अब देख लीजिए, अब आपके क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से चैनल्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल, तो कौन कौन से हैं ये थोड़े पता होने चाहिए। फिजिकल मेल है, रेडियो एडवर्टाइजिंग मतलब जहाँ जहाँ से आप एडवर्टाइज कर सकते हो, टेलीविजन कमर्शियल्स, बिलबोर्ड्स एंड साइंस, टेली मार्केटिंग इवेंट्स, प्रिंट एड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको चीज़ें बताई हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो मैंने उतनी चीज़ें आपको बताई। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा चूज़ करिए कि कौन कौन से इसके उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में यहाँ पर देखिए पहला है क्या, नीड, कैटेगरी नीड, ठीक है। और उसके बाद है आपका यहाँ पर देखिए ये भी होगा। और फिर है आपका ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर है आपका ब्रांड एटीट्यूड, फिर है ब्रांड परचेस इंटेंशन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बताई गई हैं कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी ऐसे ही संभावना है। तो अब हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे तैयारी करेंगे, है ना, क्योंकि अब ऐसे ही चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। तो ये आपने देख लिया कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होती है। एक क्वेश्चन और आया था, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अब यहाँ पर देखिए सिक बिल्डिंग से क्या मतलब है, क्या बिल्डिंग भी बीमार होती है? नहीं, लेकिन इसकी यहाँ पे परेशानी अलग तरीके की है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम मतलब जैसे कि इमारत बहुत पुरानी है ना, SBS, एक ऐसी स्थिति जिसमें जो है इमारत से लोग मतलब पीड़ित होते हैं, परेशान, जो भी अगर वहाँ पे कोई रह रहा है तो उस जो है पुरानी बिल्डिंग के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो ये होती है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो ये किसके द्वारा होती है? ये मतलब जैसे कि जिस इमारत में रह रहते हैं या जहाँ पे काम करते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, पुरानी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब ये बीमारी क्यों आती है, उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है? ये होता है आपका इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक, इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी क्यों होती है? तो यहाँ पर जो मेन रीज़न होता है इसका कि इंडोर एयर क्वालिटी इन बिल्डिंग वो होता है वहाँ की इनएडिक्वेट हीट और वेंटिलेशन, है ना, एयर कंडीशन, लो वेंटिलेशन रेट के मतलब होना, और घर के अंदर जो भी जैसे कि कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो ये CO2 को बढ़ाने की रेट ज़्यादा कर देते हैं और ह्यूमन पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी पर निगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये होता है आपका इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक।
इंडोर एयर क्वालिटी जहाँ पर आप मतलब काम कर रहे हो, इंडोर एटमॉस्फेयर। और आउटडोर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में व्हीकल्स के थ्रू होता है, कहीं कंबस्टन हो रहा है, कहीं पे फ्यूल्स हो रहा है, मतलब धुआं है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कोई वर्कशॉप है, इस तरह से जो ऐसे होते हैं वो बाहरी इलाके में होते हैं, मतलब घर के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं एटमॉस्फेयर में हो रही है वो आपका आउटडोर में आ जाता है। इंडोर में मतलब जहाँ आप काम करते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप, जहाँ पर भी जो भी जैसा भी वातावरण, जहाँ आप अंदर रह के काम करते हो, वो आपका इंडोर एयर क्वालिटी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो जाता है इंडोर। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किससे संबंधित हो गया, इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। ठीक है, इसी को कहा है SBS, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो ये आपका इंडोर एयर क्वालिटी से संबंधित होता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इंडोर जो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, इंडोर एयर पोल्यूशन से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है, घर के अंदर जो भी प्रदूषित वायु के कारण होती है, घर के अंदर प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से जैव ईंधन, बिल्डिंग, औद्योगिक इकाइयों में दहन प्रक्रिया से हीट होना, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, हार्मफुल है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, फोटोकॉपी करने वाली मशीन, ये सब भी अंदर ही तो होती है ना। और आपका एयर कंडीशनिंग जो स्प्रे होता है, बिल्डिंग मटेरियल है, पुरानी इमारतों को नींव और दरारें, है ना, ये सारे क्या हैं आपके आंतरिक इंडोर एयर जो है पोल्यूशन होते हैं। और इसके साथ इसके कारण ही क्या क्या होगा, कौन कौन सी समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, अवरुद्ध या बहती नाक, मतलब आपको क्या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी, घबराहट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो भी आपकी इम्पेयर्ड मेमोरी, रेस्पिरेटरी, मतलब यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित होती हैं, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से होती हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है बस इसका फॉर्म चेंज कर दे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस तरह की वीडियो देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, अब यह आ गया आपका GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना, GEM। अब ये क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये करंट की न्यूज़ है। अभी देखिए, अभी की 12 जून 2023 से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यहाँ पर क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। क्रेता विक्रेता मतलब बायर सेलर वर्कशॉप, इन 75 जिलों में किया गया और ये चलेंगी कब, 31 अगस्त तक चलेंगी। ठीक है, तो अब इसके बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, ये राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, जो केंद्र राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और जो भी ऑटोनोमस, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और लोकल बॉडीज, सभी की खरीदारी, ज़रूरतों के समस्त समाधान, ये सब उपलब्ध कराता है। और इसका शुभारंभ कब किया था, 9 अगस्त 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये कैसा प्लेस है, जहाँ पे सारी लोग अपने क्या है सेल और जो है खरीदने और बेचने वाला काम करते हैं, मतलब सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है ना। तो इस तरह से ज़रूरतों का सामान यहाँ पे सभी की खरीदारी की जाती है, सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। जो भी जितनी भी बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये इसके लिए प्लेस निर्धारित किया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना, GEM। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आपको लगाना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो अब इसको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टेलीग्राफ क्या है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है। अब ये कह सकते हैं कि काफ़ी डीपली सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं अब की बार, है ना। तो इस तरह ये आपका आया था 2020-21 के सवाल में आया था। तो यहाँ पर देखिए इनका सही सीक्वेंस लगाना है। तो सही सीक्वेंस आपको लगाना है कैसे, ये आपको लगाना है कि कैसे कैसे इनकी जनरेशन, मतलब किस तरह से जनरेट आए, मतलब किस तरह से क्रम में आए, कौन पहले आया, फिर कौन सा किस सन में आया। तो ईयर वाइज आपको यहाँ पर इनको लगाना है। तो देखिए जो सबसे पहले आया था ना आपका, वो आया था, यहाँ पर देखते हैं, देखिए नैरो कास्टिंग है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये हुआ, ये है क्या, ठीक। तो इसमें यहाँ पर देखिए नैरो कास्टिंग क्या होती है, छोटे विशेष दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से टेलीविज़न नेटवर्क की मेजॉरिटी, मतलब जैसे कि टीवी सिग्नल आपको देना है ना, तो ये क्या होगा, कुछ विशेष तरह के ऑडियंस के लिए ये होगा, है ना। तो एक उद्देश्य से पूरा करने के लिए टेलीविज़न नेटवर्क यहाँ पे बनाए गए, तो टीवी सिग्नल इनको दिया जा रहा है। ये हुआ आपका, ये आया था 1940 में। अब मैं आपको सन बता दूंगी तो आप लोग खुद ही लगा लेंगे, है ना, इनको सीक्वेंस में। तो ये आपका 1940 में आया नैरो कास्टिंग, ठीक। नैरो का मतलब वही कि छोटे और विशेष दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेलीग्राफ।
टेलीग्राफ क्या है, लिखित संदेश का लंबी दूरी का संचरण, यहाँ पर रिटर्न में होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है। यह आपका आया था 1832, ठीक, यहाँ पे 1832 में आया। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, यह आपका आया 1922 में। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग बीबीसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम के द्वारा डिस्पर्स्ड ऑडियंस को ऑडियो या वीडियो सेंटर करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा जो भी ऑडियंस है उसको ऑडियो वीडियो दोनों तरह का यहाँ पे कंटेंट का ट्रांसमिशन, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेलीफोन। टेलीफोन ये 1876, हो सकता है 1-2 साल इधर उधर हो जाए ना, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसी बुक में कुछ दिया रहता है, किसी में कुछ। अब यहाँ पर देखिए 1876 में आया टेलीफोन, ठीक। तो टेलीफोन क्या है, एक बार में 2 या अधिक यूजर्स को बातचीत करने की यहाँ पे परमिशन देता है। यहाँ फिर आता है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग आपका ये आया, आपका यहाँ पर ये आया 2003 में, ठीक। तो ये क्या है, डिजिटल श्रव्य फाइलों की एपिसोडिक सीरीज है। यहाँ पर ये जो है ना, यूज़र जो होता है अपने निजी गैजेट्स पे डाउनलोड कर सकता है और सुन सकता है। ये सुनने के लिए है। पॉडकास्टिंग क्या है, ये श्रव्य फाइलों की एक एपिसोडिक सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर ये सुनने के लिए यहाँ पर सीरीज को बनाया गया है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने जो भी गैजेट है उन पर डाउनलोड करके सुना जा सकता है, मतलब हियरिंग के लिए, श्रव्य के लिए, है ना। तो इस तरह से अब आपका इसका सीक्वेंस आप लगा सकते हो कि सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो इसमें देखिए सबसे पहले दूसरे नंबर का आया था, ठीक है ना, 1832, फिर 1876, इस तरह से करके ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है, अगर 2 भी पता होंगे ना कि सबसे पहले क्या आया था फिर सबसे बाद में क्या आया था, तो भी आप कर लोगे। और चीज़ों को सबसे सब जानना चाहिए। अगर सन नहीं भी पूछेगा तो आपसे क्या है, किसी भी तरह से सीक्वेंस लगाने को पूछ सकता है। अब ऐसे ईयर वाइज पूछा है, हो सकता है इनके आपको ट्रांसमिशन के उद्देश्य के या किसी और की कैसे, मतलब इसका ब्रॉड एरिया कैसे कवर होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉडकास्टिंग से भी सवाल काफ़ी बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मेरा मनोबल भी टूट जाता है ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे रिस्पॉन्स ना मिले तो कैसा लगेगा। अब आप भी उसी स्टेज पे पहुंचेंगे, टीचर बनेंगे और प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको अगर नहीं रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा आपको कैसा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने वालों की भी संख्या कम है, अनसब्सक्राइब लोग देखते ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, खैर कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।